मेरे को सुनने के लिए आपको है ना बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूं साहब। ये तो क्या है कि जैसे ये काव्य पाठ करते हैं, वीरस के कवि आते तो इनको बार बार हर दो पंक्ति के बीच में एक ही बात बोलेंगे, निवेदन कर देना चाहता हूं। अब वो अगला टेंशन में, फिर दो पंक्ति वीरस की और फिर शुरू, निवेदन कर देना चाहता हूं। आदमी फिर टेंशन में, फिर दो पंक्ति के बाद फिर निवेदन करे। अब होता है क्या भाई साहब, क्या आदमी को आदत पड़ जाती है। अब वो चाय की दुकान पे भी जाए तो चाय की दुकान पे भी जाके ऐसा ही बोले, निवेदन कर देना चाहता है चाय पिला। और हकलों का बड़ा आनंद है साहब। जैसे मैं हास्य के कवि को हास्य की अपनी बात से खड़ा करना चाहता हूं, आनंद लीजिएगा। हकलों का बड़ा आनंद है साहब, हकले अपनी मस्ती में जीते हैं साहब। निवेदन करना चाहता हूं, कुलदीप रंगीला जी हमारे बीच में बहुत भारी भरकम कवि बैठा हुआ है, और वो भी बहुत काले हैं। हम ये एमपी में काले काले लोग ज्यादा हैं। एक तो पहले आपने मुकेश जी को सुना है, एक और हमारे कुलदीप जी को अपने को सुनना। आइए मैं थोड़ा सा आपको हंसा देता हूं और फिर उनको खड़ा करता हूं। जैसे ही आपके नोखा में मैं उतरा, दो हकले आपस में बात कर रहे थे। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, दूसरे वाले ने आधे घंटे में जवाब दिया। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? तो दूसरा वाला आधे घंटे में बोला, बोले घसीटा। फिर उस घसीटे वाले ने उससे पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि रहने दे, नाम तो मेरा भी घसीटा ही है, लेकिन जितना तेने घसीटा उतना मैंने नहीं घसीटा। ये हकलों का आनंद था। एक बार मैं एक लोहार के पास गया लोहा लेके, मैंने कहा यार इसका खुरपा बना देना। वो भी हकला, आधे घंटे में बोला, बोला ला ला ला। मैंने कहा इतनी देर में तो बन जाता है। जैसे उसने आग में डाला और पकड़कर बाहर निकाला, चोट मारने वाला भी हकला। नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, बोले ला ला ये यार मार। ऊपर वाला आधे घंटे से पकड़ के खड़ा हुआ, बोले कहा। नीचे वाला फिर आधे घंटे बाद बोले रहने दे, ठंडा हो गया। ये हकलों का आनंद है। ताली बजाओ, है मत करो। हाँ, आनंद आ रहा हो तो ताली बजाओ। एक अगले की सुहागरा की। हाँ, पति पत्नी दोनों हकले। जैसे ही पति सुहाग कक्ष में गया और बड़े प्यार से बोला, बोले ले यार घूंगर तो उठा ले। पत्नी भी हकली आधे घंटे बाद बोली, बोले नहीं। बोले तू भी हकली, मैं भी हकला। तू मेरी बहन, मैं तेरा भैया। एक जगह में जीमने के लिए, खाना खाने के लिए गया शादी में, तो एक हकला सभी को जिमा रहा था। उसी पंगत में मैं भी बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो आया बर्तन लेकर, हकला पुड़ी पुड़ी, मैंने कहा रख दे। फिर थोड़ी देर बाद फिर आया वो, बोले दाल। मैंने कहा दाल भी रख दे। मैंने कहा तो गुलाब जामुन लेके मत आना, ये कल समझ में आएगी। ताली बजा दो। आइए मैं एक बड़े कवि को बुलाना हाँ बस ये ऐसे थोड़ा आपको हंसी मजाक भी होनी चाहिए, तो कि मनोरंजन भी हो जाए, बात भी हो जाए, देश की बात भी करनी है हमें। और देश की बात करने के लिए भी बड़े बड़े कवि बैठे हुए, लेकिन एक बड़ा कवि बैठा हुआ है हिंदुस्तान का, जिसको इन दिनों पिछले 20 वर्षों से मंचों पर है। और कुलदीप रंगीला जी ने ही मुझे फ़ोन लगाया था कि हरीश जी आप मेरे साथ चलिए और संचालन आपको करना है, भैया को बिठा लो। निवेदन करना चाहता हूँ, इन भैया के जाने से
आप पर मेरी पकड़ ढीली नहीं होगी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन भैया से वो दोनों ईंटें गीली नहीं होगी। निवेदन करना चाहता हूँ, उठना नहीं है। जब मैं कोई कवि को खड़ा करूँ तब मत उठना, इससे पहले उठना हो तो उठ जाना, क्योंकि मेरी जवाबदारी है कि वो व्यवस्थित रूप से खड़ा हो जाए। निवेदन करना चाहता हूँ। आइए मैं बड़े सम्मान के साथ कुलदीप भाई रंगीला जी, कुलदीप रंगीला जिनका नाम है, माँ चामुंडा की धरती से हमारे बीच में आए हैं और हास्य का एक अपना तेवर आपके बीच में पेश होंगे। मैं 2 पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि देखना चाहते हो कुलदीप रंगीला जी की उड़ान को, तालियां उठे आपकी, देखना चाहते हो कुलदीप रंगीला जी की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो। एक बार जोरदार तालियां कुलदीप रंगीला देवास। प्रणाम करता हूं आपको। 11:20 पे मेरे को खड़ा किया है, पर आपकी कसम खा के बोलता हूं, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मैं नहीं, मत बजाओ, 2-4 ताली बजा के क्यों एहसान कर रहे हो? बगैर ताली का कर लेते, रहने दो। या बजाना तो ढंग से बजाओ, नहीं तो रहना दो। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन शुरू हुआ, आयोजक समिति को प्रणाम करता हूं। कुमार भैया, कुमार विशु जी आपके अपने क्षेत्र के कवि हैं, जो कविता इन्होंने पढ़ी है। मैं तो बोलता हूं कि अगले वर्ष कवि सम्मेलन 2 दिन का रखो, 1 दिन केवल कुमार भैया को पढ़वाओ, और अभी नहीं बजानी, जब सब बजाए तब बजानी। बहुत सारी परेशानी आप लेने दो। देखो भाई साहब का अकेले पे लोड आ गया ताली का, कोई बात नहीं। अपने को देखो सारे जादू मंत्र आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो कविता आपके इन कुमार विशु जी ने पढ़ी है, मैं चाहता हूं कि एक बार आपके सम्मान की तालियां उन तक पहुंचे। और साहब ऐसी कविता मंच पे होनी चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं कि मंच पे हमें इस प्रकार के कवि मिले जिन्हें हम कहीं ना कहीं अवसर दे सकें। नोखा के अंदर आज जैसा कवि मुझे मिला है, मैं तो मंच पे जो कवि बड़े बड़े बैठे हैं, आदरणीय ओमपाल दादा और जितने भी कवि बैठे हैं, सबसे ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी किसी का भी कवि सम्मेलन हो, उस कवि सम्मेलन में भाई कुमार विशु को अवश्य बुलाएं, क्योंकि नई प्रतिभाओं को मौका देना अत्यंत आवश्यक है। और ये शुरुआत इस मंच पे सबसे पहले कुलदीप रंगीला करता है। कुमार विशु भाई, 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच अपना सूटकेस पैक करो, 6 जैकेट रखो, और 22 से 28 नवंबर के बीच तुमको देवास आना। यह घोषणा कुलदीप रंगीला नोखा में करके जाता है। वहां जुगल किशोर जी महाराज का भंडारा है, 8 दिन में भी भोजन करूंगा और तुम भी करना। कवि सम्मेलन जब होगा तब देखेंगे। भावुक हो गए, देखो अपन भावुक वाले कवि हैं। अब मेरे को खड़ा करने के लिए 10 मिनट इनने लपेट दिया। कुलदीप रंगीला को खड़ा करना चाहता हूं, निवेदन कर देना चाहता हूं। देखो क्या होता है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को सुनने के लिए आपको है ना बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सच बता रहा हूं साहब। नहीं तो क्या है कि जैसे ये काव्य पाठ करते हैं, वीरस के कवि आते, तो इनको बार बार हर 2 पंक्ति के बीच में एक ही बात बोलेंगे, निवेदन कर देना चाहता हूं। अब वो अगला टेंशन में, फिर 2 पंक्ति वीरस की और फिर शुरू, निवेदन कर देना चाहता हूं। आदमी फिर टेंशन में, फिर 2 पंक्ति के बाद फिर निवेदन करे। अब होता है क्या भाई साहब, के आदमी को आदत पड़ जाती है। अब वो चाय की दुकान पे भी जाए तो चाय की दुकान पे भी जाके ऐसा ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं एक चाय पिला। पान की दुकान पे जाए तो वहां जाके भी ऐसे ही चिल्लाए, निवेदन कर देना चाहता हूं एक पान खिला। तो घर से भाभी जी ने फोन लगाया, खींच खींच खुच 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 खींच खाच खींच खाच खींच, क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो आवेदन कोई दूसरा ही कर जाएगा। तालियां कमजोर है आपके। ये आवेदन और निवेदन का फर्क है साहब। और अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, कौन कह रहा ताली नहीं आ रही है? ताली अपनी जगह साहब। और वैसे हमने मैं तो कहना चाहता हूं, अभी किसी ने बात कही थी कोरोना की, साहब नोखा वालों, मैं कहना चाहता हूं 2 वर्ष हमने बड़ी पीड़ाओं में बिताए हैं। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क।
मैं तो टेंशन में था कि ऐसा ना हो कि आने वाली संतान हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। ताली मत बजाना, बस ताली नहीं बजाना अपने को। अगली बार जब कवि सम्मेलन होना, माइक की आप व्यवस्था करो, मंच की व्यवस्था करो, 8 कवि बुलाओ तो 2 आदमी ताली के लिए भी रख लिया करो, कम से कम उनसे बजवा लिया करेंगे। साहब सबसे बड़ी पीड़ा हमने झेली, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। और सच बताऊं, कोई घर से बाहर नहीं निकला, मैं भी घर से बाहर नहीं निकला, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला। अगर कुछ निकला तो केवल मेरा पेट बाहर निकला, मैं घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन साहब इस कोरोना ने हमको सिखाया क्या, आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अभी भी वो तालियां कुलदीप रंगीला तक नहीं पहुंची है जिस कविता की, जिस तालियों की आवश्यकता कुलदीप को होती है। आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है भाई साहब, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें बता दिया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है मेरे दोस्त, मगर आदमी नहीं रह सकता है तो आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये इन 2 सालों में हमने देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीड़ाएं थी साहब हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हम आज एक दूसरे के सामने जिंदा बैठे हैं। वरना हमने कई सपनों को खोया, कई अपनों को खोया। और इस कोरोना काल में जो सेवाएं 2 लोगों ने हमारी की, मैं इस मंच से उनको भी प्रणाम करता हूं। एक तो हमारे देश के डॉक्टर, और यहाँ पे कई पुलिस के जवान खड़े थे, एक हमारे देश की पुलिस। मैं इस मंच से दोनों को नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने हमको अद्भुत सेवाएं दी। एक बार उनके सम्मान में आप तालियां ठोक दीजिए। साहब डॉक्टर और पुलिस, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर हमसे पूछता था पहला डोज दाईं तरफ लगाए कि बाईं तरफ, मगर पुलिस अभी तक टेटू लेके घूम रहा हूं मैं। और यहाँ की तो पुलिस इतनी अच्छी साहब, पिछले दिनों नागौर में कवि सम्मेलन, टीआई साहब राणावत जी मंच की अध्यक्षता कर रहे, इधर कम से कम 10,000 पब्लिक के चारों तरफ 10-20 पुलिस के जवान घूम रहे, इधर कुर्सियां लगी जहां 5-7 महिला पुलिस बैठी। मैंने राणावत जी से पूछ लिया, मैंने कहा राणावत जी एक बात बताओ, ये इतने सारे पुलिस के जवान किस लिए है? बोला पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए? बोला पुलिस के जवान नहीं भाग जाए। तालियां कमजोर है। और आपको तो वैसे भी आपकी क्षेत्र की पुलिस पे इसलिए गर्व होना चाहिए कि 22 जनवरी को एक अधिवेशन हुआ था अमेरिका में, जिसमें हर देश से एक पुलिस को बुलाया गया और यह तय किया गया कि किस देश की पुलिस सर्वाधिक कर्मठ है, किस देश की पुलिस सर्वाधिक ईमानदार है। और आपको गर्व होना चाहिए कि आपके यहाँ का रामलाल एक हवलदार उस अधिवेशन में प्रथम आया। यह आप लोगों के लिए गौरव की बात है। अब दिन में अधिवेशन हुआ और रात को सारे पुलिस वालों ने गोला बनाया। अब चीन वाले ने क्या करा, गोला बनाने के बाद में बॉटल उठा के हवा में उछाली और गोली मारी, डिक्सियाओं। तो आपका रामलाल बोला व्हाट इज दिस? तो चीन वाला शुरू हो गया, बोला हम चीन की पुलिस, एक बार जिस बोतल में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब पाकिस्तान वाले का स्वाभिमान जागा, उसने गिलास उठा के हवा में उछाला, डिक्सियाओं। तो आपका रामलाल फिर बोला व्हाट इज दिस? बोले जनाब हम पाकिस्तान की पुलिस, एक बार जिस गिलास में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब आपके रामलाल का स्वाभिमान जागा, उसने चाइनीज वाले की कॉलर पकड़ी, हवा में उछाला, डिस्कियां। तो पाकिस्तान वाला घबराया, बोले ये क्या था जनाब? बोले जनाब वो आपको गोली मार, हम नोखा की पुलिस, एक बार जिसके साथ पी लेते उसके साथ दोबारा नहीं पीते। लेकिन साहब कई बार 1-4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, भले ही ठाक लगा लें पुलिस के नाम पे। लेकिन एक घटना हैदराबाद की याद करना, जब ये एनकाउंटर पुलिस वाले करते हैं बलात्कारी का, तब बड़ी पंक्तियां, बड़ी तालियां पीछे वालों को भी मंच तक पहुंचे, क्योंकि इस मंच को हमें दादा ओमपाल सिंह निडर जी तक पहुंचाना है। और मैं कहना चाहता हूं कि दूर उनके मुख से निवाले कर दो, दूर उनके मुख से निवाले कर दो, मखमली पांव में छाले कर दो। और जितने भी बलात्कारी हैं मेरे देश में, उन सबको हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो, सबको हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो। वाह वाह वाह। इससे ज्यादा चमचागिरी में पुलिस की नहीं कर सकता हूं।
क्योंकि मेरे को वापस घर भी जाना है। तो ये सेवाएं डॉक्टरों ने भी की, पुलिस ने भी की। लेकिन साहब ये सच है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो हमने कई सपनों को खोया, कई अपनों को खोया, पर कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो अब मंदिर में आ गए हैं। कमजोर तालियां आपकी। अगर हमें इस प्रकार की खुशियां मिलती है, हमारे भगवान श्री राम अगर तिरपाल से मंदिर में आते हैं, तो भाइयों मैं 2 वर्ष क्या पूरी जिंदगी कोरोना में गुजारने को तैयार हूं। पूरा देश राममय हो गया, जगह जगह गीत बज रहे हैं, उद्घोष हो रहा है, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ये हालत थी साहब। पूरा देश राममय हो गया और आज भी राममय है पूरा देश। आज सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो एक भाई साहब मेरे से टकरा गए। मैंने कहा तू कौन? बोला मैं सुलेमान। उसने मेरे से पूछा, बोले तू कौन? तो अपन कवि ठहरे, अपन ने काफिये मिला दिए। मैंने कहा तू सुलेमान, तो मैं हनुमान। बोला हनुमान? मैंने कहा करेक्ट। बोला हनुमान है तो सीना चीर के राम दिखा, अब अपन फंस गए, क्योंकि अपन तो डुप्लीकेट हनुमान। मैंने कहा देख भाई, अभी मैं नौका कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो तेरे को सीना चीर के राम दिखा दूंगा। बोला हनुमान के लिए कौन सा मुश्किल, 2 मिनट का काम। मैंने फिर टालने की कोशिश की। मैंने कहा ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न चाकू है, न छुरी है, तेरे को राम कहां से दिखाऊं? तो दौड़ के गया और नई की दुकान पे से एक उस्तरा लाके मेरा हाथ में दे दिया। बोले सीना चीर के राम दिखा। लेकिन भाई साहब, नोखा वालों, उस भगवान श्री राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी अगर सच्चे मन से उनका स्मरण करे तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता है। मैंने भी अपनी आंखों को बंद किया, भगवान श्री राम का स्मरण किया और सीना चीर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सुलेमान अस्पताल में एडमिट है, सीने में 18 टाके आए हैं, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। अरे वाह, क्या हो गया? एक वाला बहुत बढ़िया, बहुत। मेरे को ही पता नहीं होता है कि मैं क्या बोला हूं और तुम कह रहे एक और है। हालांकि बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक एक व्यक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सब राष्ट्र भक्त लोग हैं। और वैसे भी हम स्थापना दिवस का आयोजन कर रहे हैं। देश की बड़ी हस्तियां इस मंच पर बैठी है, कवित्री बैठी है हमारे बीच में। और आजकल तो देखो जो कवि सम्मेलन होते हैं ना, आपने तो एक कवित्री को रखा है, वरना हम कहीं भी कवि सम्मेलन की टीम बनाते हैं ना, तो आयोजक हमसे एक ही बात बोलता है, बोला कवित्री 2 लाना है, एक ढंग की दिखने वाली ने, एक ढंग की पढ़ने वाली है, क्योंकि सारी क्वालिटी आज की डेट में किसी एक में मिलना संभव नहीं। अभी नहीं बजानी। मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूं साहब। मैंने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है। देखो हमारे घर में हम जब रसोई करते हैं ना 100, 200, 500 लोगों की, और किसी हलवाई को ठेका देते हैं कि भैया आके 500 लोगों की रसोई बना देना, तो वो हलवाई भी देखना हमेशा अपने साथ 2 भाई लेके आएगा। एक भाई तो रहेगी बिल्कुल गोरी घट और एक रहेगी बुरी गत की, मतलब एकदम काली। ये समझ लो कि इसके जैसी, मुकेश सांडिल्य जैसी। अब वो जो काली बाई रहेगी ना, वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, गुलाब जामुन भी बना लेगी, सारे काम कर लेगी। लेकिन वो गोरी चिट्टी रहेगी ना, उसका एक ही काम, वो इतना सारा लहसुन का ढेर लगाएगी और लहसुन छिलेगी। 11 बजे जाओ, हलवाई हो गए। 11 बजे जाओ तो लहसुन छीले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छीले, यहां तक कि लोग खाना खा के घर निकल जाए उसके बाद भी जाओ तो बैठी बैठी लहसुन ही छीले। तो मैंने 3 वर्षों तक रिसर्च किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि ये हलवाई उस भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता है। भाई साहब वो हलवाई है ना, उस भाई को बुला के 500 रुपए केवल इस बात के देता है कि वो भाई को बिठा रखो ना, तो फूफा जी और मौसा जी बार बार आके बोलते हैं कि चाय पानी लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल है साहब। वो नोखा तो वो जगह जब आज से 15 वर्ष पहले जब कुलदीप रंजीना ने कविता की शुरुआत की थी, तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि अगर मैंने अपने जीवन का पहला मंच अगर कहीं पढ़ा तो आपकी इस मिट्टी में पढ़ा था।
आज से 15 वर्ष पहले मुझे कोई बहुत बड़े लिफाफे नहीं मिले थे, मात्र 500 रुपए का एक लिफाफा मिला था। आज हम बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें 50,000 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं संस्कृति विभाग में, लेकिन उस 500 रुपए की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। इसलिए मैं आपकी मिट्टी को प्रणाम करता हूं। और जिस समय वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय कसम खाई, उसी समय संकल्प लिया कि कविता से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, पर कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। फिर टेंशन में आ गए, कवि को भावुकता में ले रहो। अरे साहब, हम तो पीड़ाओं को झेलने वाले लोग हैं, पीड़ाएं झेलते हैं। कोरोना काल गया, कवि सम्मेलन हो नहीं रहे। कोरोना के पहले कवि सम्मेलन कराना तो कवियों को फोन लगाओ, खींच, तो कवि बोलते 1 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा, पर आजकल कवि मिलते भी नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद कवियों ने काम धंधे पकड़ लिए। अब ये 2-4 जागरूक हुए तो हंगाबजी जी ने फोन लगाया मेरे को, बोले कुलदीप एक आयोजन उगाया कोरोना के बाद में। मैंने कहा उगाया काय में, गमले में उगाया? बोले नहीं यार, अपने एक मित्र हैं तिवारी जी, नागौर में रहते हैं, तुम वहां अपना आयोजन ठोक दिया। मैंने कहा तो क्या करना अपने को? बोले चलना है। मैंने कहा है किस उपलक्ष्य में? बोले उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो अपन ने कवि सम्मेलन ठोक दिया। अब अपने को कवि सम्मेलन जिंदा तो करना पड़ेंगे। अब सारे कवि मंच पे बैठे और तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली और आकर के मंच पे घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब कवि टेंशन में, पहले ही 2 साल से खोटी थे। अब देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, और वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। अब वीर रस के कवि को खड़ा किया तो वीर रस के कवि ने काटा पीटी करके महाराणा प्रताप की जगह तिवारी जी को फंसा दिया। बड़े टेक्निकल लोग हैं। अब वो वीर रस का कवि शुरू हो गया कि देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा। तिवारी का पेमेंट खतरे में फंसा। करो तो क्या करो, कवित्री को खड़ा करा तो कवित्री ने मुस्कान दीदी काटा पीटी करके है ना कविता के गजल के नुक्ते के अंदर तिवारी जी को फंसाया। अब देखो, कवित्री ने जो अपनी गजल में तिवारी जी को फंसाया, हालांकि इन्होंने सरस्वती की वंदना की, इनके जैसी मेरी आवाज तो है नहीं, और उसका कारण यह कि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में भैरू महाराज। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं साहब, वो तिवारी जी को फंसाया नुक्ते में और शुरू हो गई, अरे देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा। पेमेंट खतरे में फंसा। करो तो क्या करो। लेकिन साहब 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी, आपका पुत्र डॉक्टर बने या न बने, इंजीनियर बने या न बने, पर ये कुलदीप रंगीला स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता है कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। हालांकि मंच के सारे कवि मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे थोड़ी देर बाद मैं इन सबको तनख्वाह बांटने वाला हूं। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी, इसके माता जी तिवारी, इसकी बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी। वाह क्या बात। ये अपने तरीके से हमारा काम कर लेते साहब, बड़े आनंद के साथ सुन रहे। इधर जो लोग खड़े उन्हें विशेष प्रणाम, और आप सबको मैं वरदान देता हूं कि आप खड़े रहे। अभी पिछले कवि सम्मेलन में 2 साल पहले एक को मैंने वरदान दे दिया कि जाओ खड़े रहो, तो जिंदगी में जो काम बैठ के करना चाहिए वो काम भी वो खड़े खड़े ही कर रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब। छोटे छोटे बच्चे कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, इनको भी प्रणाम करता हूं।
क्योंकि कारण क्या है, बच्चे जिनके भी हैं ये आपके बुढ़ापे की दवा है। हंगामा जी मेरे पास तो 2 साल की एक औलाद है, हम उसके मारे ही तवा है। अब वो कम वक्त तो सो ही नहीं, अब वो सो ही नहीं, अब वो पहला सो ही नहीं तो अगला वाले टैलेंटेड हो, क्योंकि पहला सोई तो अगला, पर पहला सोई नहीं इसलिए अगला। तो मैंने एक टेक्निक लगे अपनी पत्नी के साथ में मिलके कि दोनों सोने की एक्टिंग करते हैं, दोनों को सोया देख के ये भी सो जाएगा, सपनों में खो जाएगा, तो 2 ही कम्बल ओढ़ के सो गए। 10 मिनट बाद मेरी पत्नी ने मेरे को जगाया और कहने लगी कि देखी मेरी एक्टिंग, मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा तेरी एक्टिंग को गोली मार, तूने मेरी एक्टिंग देखी, मैं तो सो भी रहा था, साथ में खर्राटे भी ले रहा था। मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। आओ मोहब्बत करें, मैं भी जगा हूं, तू भी जगी है। तो वो 2 साल का बच्चा कंबल में से निकल के बोला कि पापा पापा मेरी एक्टिंग कैसी लगी है। तो ये एक्टिंग का प्रश्न होता है साहब। बड़े आनंद के साथ आप सुनजो दिखा कि कोई भी जब कवि सम्मेलन में आता तो उसका नामांकन होता है। अब ये कवियों ने मेरा नामांकन कर दिया कि कुलदीप रंगीला। अब मेरी पीड़ा ये है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है। 5-25 ऐसे दिख रहे हैं जिनको बाल देना भूल गया। नहीं, मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे देश में गंजे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज अर्थात बिना पतरे का मकान, दूसरे होते हैं अर्धगंज जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट न। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान, ऐसा लगता है जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है साहब। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, वाई 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 वाई। वो दादाजी को क्या 5-7 मिनट तो आनंद आया, फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो गड़ने लगे तो दादाजी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। लेकिन साहब इतने ठाक आपने गंजों के लिए लगाए, इनके सम्मान में एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि मैंने पूरे देश की यात्रा की। गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आइए भाई साहब, यही रखा कवि सम्मेलन अपन ने, ये भी बताना पड़ता है साहब। बड़े आनंद के साथ आप सुन रहे हैं। आप एक व्यक्ति को प्रणाम करता हूं और एक निवेदन कर देना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं नोखा स्थापना दिवस के मौके पे, हम जिन शख्सियत को याद कर रहे हैं, भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। और क्यों याद करते हैं कि पेड़ के साथ में जैसे लताएं रहती है, बंद कमरे में भी जैसे हवाएं रहती है, वो संग में रहे या ना रहे मगर फिर भी उम्र भर संग में उनकी दुआएं रहती है, उम्र भर संग में उनकी दुआएं रहती है। और उन्हें हम इस मौके पे याद कर रहे हैं। वरना जितने लोग यहाँ पर इस प्रांगण में इस रात्रि के प्रहर में बैठे हैं, हमारे देश में 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है, वो फिल्म भी इतने लोग नहीं जुटा पाती जितने लोग आज इस स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर विराजमान हैं। और क्यों नहीं जुटा पाती? क्योंकि हमने फिल्मों का बहिष्कार कर दिया। भाई साहब, बेटा बेड़िया कहाँ जा रहा है? ये कटिंग के वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाई है, इधर बेडरूम इधर किचन, कोई दिक्कत नहीं। तो साहब 350 करोड़ में बनने वाली वो फिल्म भी इतने लोग नहीं जुटा पाती है क्योंकि हमने बॉलीवुड का बहिष्कार कर दिया। क्योंकि बॉलीवुड में आमिर खान की पत्नी कहती कि मुझे हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये बदल चुका है। और कितना बदला। एक रेहाना जो कहती थी ये भारत भूखे नंगों का देश है। मैं 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि जो रेहाना कहती थी ये देश भूखे नंगों का है, आज क्या हालत हो गई है कि अपनी लिखी डायरी वो खुद ही बांच रही है, खुद ने दी एग्जाम वो पेपर खुद ही जांच रही है। जो रेहाना कहती थी ये देश भूखे नंगों का, अनंत अंबानी के घर आके शादी में नाच रही है।
अनंत अंबानी के घर आके वाह वाह वाह। बहिष्कार कर दिया हमने बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड ने हमारे संस्कारों का पतन कर दिया। पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे, बाबूजी आपके जमाने में क्या फिल्में आती थी, क्या फिल्मों के नाम होते थे, जय संतोषी मां नदिया के पार, और आजकल फिल्में आती है नाम होता है टॉयलेट। क्या गीत पुराने जमाने में आते थे, उन गीतों के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। भाई साहब, मैं जब भी कवि सम्मेलन में निकलता हूं तो अपन बाथरूम सिंगल है, मैं आज भी घर से निकला तो बाथरूम में स्नान करते करते साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने अंदर एक गाना फंसाया। बाहर मेरी धर्मपत्नी झाड़ू लगा रही, अब अंदर मैं गाना गा रहा, और गाना मैंने कौन सा गाया? अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन हाय गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई, अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। ये गीत होते थे, हम गीतों के माध्यम से बात कर लेते थे। और पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत युवा लोग बैठे हैं, आप सबने अपनी मोबाइल में उस गीत को रिंगटोन बनाया, लेकिन कुलदीप रंगीला इस मंच पे घोषणा करता है कि आप में से एक भी व्यक्ति अगर मेरे को उस गीत का अर्थ बता देगा तो आज का लिफाफा मैं उसको दे दूंगा। पायर तूड़ा हाथीरवाड़ा जाके सीटी बोले बोले चौन, दिए बदन तत सुमन सुमन तुम्हारा बादाम पादन। ताली नहीं बजा। बादाम बादाम दादा काचा बादाम, ये गीत हो गए साहब। अर्थ नहीं पता, लेकिन हम गीत के पीछे पागल है। पहले तो क्या गीत होते थे। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, शर्मा जी तमिलनाडु चला गया। जब 6 महीने बाद लौटे तो देखा कि घर में पल्ले में एक बालक ढूंढ रहा, तो पत्नी से गीत के माध्यम से पूछ रहे उस बच्चे के बारे में, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन भाभी जी का जवाब आप तक पहुंच जाए तो जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे जवाब पे। उनने पूछा बच्चे के बारे में पहले, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो भाभी जी शुरू हो गई कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल